आज छठे चरण के मतदान लगभग समाप्त हो चुके हैं। 7 बजे के जो वोटिंग टर्नआउट डाटा होते हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। और भाई साहब, आज जिन 58 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान था, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बड़ी संख्या में चटकी हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, सपा ने, इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी आज बनाई है। आज ग्राफ इंडिया गठबंधन का निश्चित तौर पर बढ़ा है और भाजपा का इन सीटों के ऊपर घटा है। पहले ही कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन 58 सीटों के ऊपर 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, एक सीट भी नहीं मिली थी। सपा को सिर्फ एक सीट मिली थी। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2019 की इन्हीं सीटों में से 40 सीटें जीती थी, उनके लगभग आधी चटकने जा रही हैं। एक एक राज्यवार तरीके का जिक्र करूंगा। और जैसा कि किसान बेल्ट से आकांक्षाएं थी, हरियाणा से आकांक्षाएं थी, दिल्ली से आकांक्षाएं थी, जैसे समीकरण कयास लगाए जा रहे थे, वैसे ही स्पष्ट तौर पर दिखने को मिले। हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग टोटल कितनी डाली गई थी? 70% से ज़्यादा, 70.34। और अब की बार कितनी डाली गई है? आप शॉक्ड हो जाएंगे जानकर। अब की बार हरियाणा में वोटिंग 7 बजे के बाद तक 58%, लगभग 11 से 12% का हरियाणा में वोटिंग डिप। और ये वोटिंग डिप ओवरऑल मैंने बताई है। जो सीटें 10 की 10 हरियाणा की सीटें जिनमें भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी नज़र आ रही थी, पहले ही दिख रहा था कि सिरसा, रोहतक, इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। उन सीटों में तो जो वोटिंग परसेंटेज 2019 में था, लगभग उतना ही रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ गया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में अब की बार दिखाई दे रही थी, टक्कर दिखाई दे रही थी, एनडीए थोड़ा हावी था, बीजेपी हावी थी लग रही थी, उन सीटों में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो सीट समीकरणों के अनुसार दिख रही थी, उससे भी चटकने वाली हैं। जो कांग्रेस के पाले में हरियाणा में थी, वो तो आएंगी ही आएंगी। हरियाणा से जो बीजेपी के पाले में हो सकता था कि देखिए पहले भी गई थी, अब की बार भी जाने वाली हैं, जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं उनके अनुसार, उनमें से भी निश्चित तौर पर घटने वाली हैं। मैं अब एक एक सीट बार मैं आपको बताना चाहूँगा आंकड़ा कि कौन कौन से सीट में पहले कितना मतदान हुआ था और आज कितना मतदान हुआ है, क्योंकि ओवरऑल से ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। हरियाणा की एक एक सीट का जानकारी मैं दे देता हूँ। अंबाला सीट को लेकर चलता हूँ। अंबाला सीट में कांग्रेस ने भी अच्छा उम्मीदवार उतार रखा था और भारतीय जनता पार्टी का तो था ही। 2019 के लोकसभा चुनाव में 71% से ज़्यादा मतदान हुए थे और अब की बार कितने हुए हैं? 62%। थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, 62 से 64 हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, लेकिन 71% नहीं होंगे भाई साहब। यही सीट बीजेपी के पाले में अब की बार जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो देखिए घट गया। हाल क्या होगा 4 जून को? इसके बाद आज ये भिवानी महेंद्रगढ़ में 2019 में 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी और अब की बार 57%। 3 और 10, 13%। कहाँ से रिकवर करेंगे? अब की बार यहाँ भी टक्कर बताई जा रही थी। इसके बाद आज ये फरीदाबाद में पिछले चुनाव में 64% वोटिंग हुई थी और अब की बार 55%। फरीदाबाद वाली सीट तो बताई जा रही थी, देखिए कि बीजेपी के पाले में जा ही सकती है। इतना डिफरेंस कहाँ से कवर करेंगे? जनता ने तो भाई साहब दिखाई दिया कि हम मजबूर हो जाए किसी न किसी तरीके से, लेकिन इनको वोट डालने में खुश नहीं हैं। इसके बाद आज ये गुरुग्राम की चर्चित सीट थी, बताया जा रहा था कि ये बीजेपी के पाले में जाएंगी। पिछले बार 67% मतदान हुआ था, अब की बार 53%। हुज चंक। आज ये हिसार सीट पर 72% पिछली बार मतदान हुआ था, अब की बार 61%, 11% का डिफरेंस। वोटिंग परसेंटेज घटा है, लेकिन मत के आंकड़े तो पिछली बार की तुलना में बढ़े हैं ना। हर लोकसभा सीट के ऊपर 80,000 से लगभग 1 लाख 1.25 लाख तक मतों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज दिखाई जा रही है डाउन जा रही है हरियाणा में। अब आज ये करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब लड़ रहे थे, क्या रहा? 68% मतदान हुआ था और अब की बार 59%।
वही 10-11% का डिफरेंस। अब आज ये कुरुक्षेत्र में पिछले 2019 में हुई थी 74% से ज़्यादा मतदान, और अब की बार 61%। यहाँ तो 13% का डिफरेंस आ गया भाई साहब। तिकोनिया मुकाबला है, क्षेत्रीय पार्टी वाले भी है और बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी, कुछ भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरफ से लगा लीजिए या फिर कांग्रेस की आम आदमी पार्टी तरफ से सुशील कुमार गुप्ता जी, ये सीट जा सकती है बीजेपी के पाले से। आगे लगा लीजिए रोहतक, बड़ी चर्चित सीट थी, पिछले चुनाव में 70% से ज़्यादा मतदान हुआ था, अब की बार मात्र 58%। रोहतक की सीट तो बताई जा रही थी पहले ही कि बीजेपी वाले में बहुत मुश्किल जाएगी। सिरसा, ये भी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ बताया गया था, कांग्रेस जीतती हुई बताई गई थी। पिछले चुनाव में 75% मतदान हुआ था, लगभग 76%, 75% से भी ज़्यादा था, और अब की बार 60%। कहाँ 60% और कहाँ 76%, 16% का डिफरेंस। सोनीपत 71% और अब की बार 56%। जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन स्ट्रॉन्ग है उनके उम्मीदवारों ने खूब जोर लगा रखा था। मैंने बूथ लेवल तक की भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, और जो भारतीय जनता पार्टी या इनसे संबंधित वोटर्स थे उनमें रुझान नहीं था, उत्सुकता नहीं थी कि हम पोल तक भी जाएं। तो हरियाणा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा की 10 की 10 सीट देख ली, बगल में ही है दिल्ली में आ जाइए। 7 सीट पर लोकसभा चुनाव थे। पिछले 2019 के लोकसभा के मतदान पड़े 60% से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट हुआ था, और अब की बार कितना आया है एनसीटी ऑफ दिल्ली में 54%। डिफरेंस यहाँ पर भी है, और 7 सीटों में से 6 सीटों के ऑलरेडी जो सांसद थे उनकी टिकट बीजेपी ने काट दी। अकेले मनोज तिवारी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से रखी थी। तो ये तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बता दी। अब मैं सीट वाइज भी आपको थोड़ा थोड़ा ब्यौरा बता देता हूँ कि कहाँ पर भाजपाइयों के लिए बहुत बड़ी शिकस्त एनसीटी दिल्ली में बनने वाली है। राज्य सीट वाइज आंकड़े देख लीजिए। चांदनी चौक में पिछली बार जिक्र करूं तो 62%, लगभग 63% मतदान हुआ था, और अब की बार चांदनी चौक में हुआ है 53%। कितना हो गया? 10% का फ़र्क है भाई साहब। ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली का जिक्र करूं तो पिछली बार हुआ था 62% के आसपास मतदान, अब की बार 54%, वहीं 8-9% का डिफरेंस। नई दिल्ली का जिक्र करूं तो पिछली बार 57% का मतदान हुआ था, अब की बार 52% का मतदान हो रहा है। और मुख्य तौर पर अब चर्चित सीट है कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। पिछली बार यहाँ पर लगभग 64% मतदान हुआ था, और अब की बार 59% मतदान। यहाँ पर मतदान का आंकड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ, बाकी जो सीटें लैगिंग हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर मतदान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं रिकवर कर लेगा पिछली बार जो आंकड़े थे उनके। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पिछली बार था लगभग 59%, और अब की बार आ रहा है 54%। लेकिन एक नज़रिया जो देखा जा रहा है, ओवरऑल हम देखें तो 6-7%, 7-8% का एनसीटी दिल्ली में डिफरेंस आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा और बढ़ेंगे, अभी 7 बजे तक का ही टर्नआउट आ रहा है। एनसीटी ऑफ दिल्ली में जोर पूरा लगा रखा था भारतीय जनता पार्टी ने भी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी। आज बहुत सारी इंसिडेंट ऐसे निकल कर सामने आई कि बूथ लेवल पर ही प्रभु श्री राम जी के कैलेंडर बांटे जा रहे हैं, थैला बांटा जा रहा है, और आइकन प्रभु श्री राम के लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाना है। बांसुरी स्वराज जी हैं, जो माननीय स्वराज जी स्वर्गीय जो हैं, उनकी बेटी है, वो भी चुनाव लड़ रही थी, तो उनके बूथ से भी ऐसी घटनाक्रम सामने आए कि स्लिप दी जा रही है कमल की पर्ची, और नीचे वोटर स्लिप जो है वो जानकारी दी जा रही है। पूरी साम दाम दंड भेद लगाया धर्म के नाम पर वोटिंग परसेंटेज जीतने का। साइलेंट काफ़ी चीज़ें दिल्ली में हुई है। जिस दिन 4 जून को नतीजे आएंगे उस दिन चटकना तो तय है। लोग कहने लगे हैं वहाँ की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की आम आवाम है कि देखिए सीट तो निकल गई है। कन्हैया कॉन्फिडेंस में भी नज़र आ रहा है। बाकी सीटों पर किस तरह का डिफरेंस होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, और क्लोज मार्जिन में वाली सीटों में किस तरीके से जनता ने साइलेंसली अपना जवाब दिया है, वो 4 तारीख को देखने को मिलेगा। ये तो दिल्ली के नतीजे थे। अब जम्मू कश्मीर की एक ही सीट थी, तीसरे चरण में मतदान होने थे, राजौरी वाली है, अनंतनाग राजौरी वाली। शांति काफ़ी एस्टेब्लिश हुई है। पिछले चुनाव में 8% का मतदान हुआ था, अब की बार 52% से मतदान अब की बार निकल कर आया। काफ़ी सराहनीय कदम है। झारखंड में आ जाइए। झारखंड की
अभी मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 4 सीटों के ऊपर मतदान थे। पिछली बार का अब की बार का आंकड़े को जिक्र करूँ तो अब की बार लगभग 63% मतदान हुआ है इन 4 सीटों के ऊपर। और सीट वाइज आंकड़े देखें तो वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। 4 सीटें थी, जिनमें से धनबाद की सीट में पिछली बार 60% का मतदान हुआ था, इसमें भी लगभग 60 ही दिखा रहा है अब की बार भी। गिरिडीह 67%, इसमें 66% दिखा रहा है। जमशेदपुर में पिछली बार 67%, अब की बार भी 67। रांची में पिछली बार 64 हुआ था, अब की बार 60% तक दिखा रहा है लगभग जमशेदपुर। इसमें झारखंड में वोटिंग परसेंटेज पहले की मुकाबले अब की बार भी वही बताया जा रहा है। पहली बार जो क्षेत्रीय पार्टी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनको इन चारों में से एक सीट भी नहीं मिली थी। अब की बार कुछ पाले में लग जाए, हो सकता है। जोर तो सबने पूरा लगा रखा था, संवेदनशीलता भी लोगों की है। हेमंत सोरेन जो जेल में है। अब झारखंड के बाद आ जाइए आप बिहार में। बिहार की कितनी सीटों पर आज मतदान था वो भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। 8 सीटों के ऊपर मतदान था। गोपालगंज, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, वैशाली, वाल्मीकि नगर। कितना मत प्रतिशत हुआ यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आंकड़ों से पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग टूटे थे, जहाँ जहाँ भीड़ सैलाब बनकर उमड़ी थी, चाहे तेजस्वी यादव की रैली में उमड़ी हो या फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में उमड़ी हो, जहाँ जहाँ इनका प्रदर्शन रैली का उम्दा था, वहीं पर वोटिंग परसेंटेज 2019 के आसपास लगती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ पर भाजपाइयों का बोलबाला बताया जा रहा था, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। जी हाँ, बिहार की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। सीट वाइज ब्यौरा दे देता हूँ। गोपालगंज में पिछली बार 55% से ज़्यादा मतदान हुआ था, लगभग 56% आप लगा लीजिए। अब की बार 50% मतदान हुआ है। महाराजगंज में पिछली बार 54% हुआ था मतदान, अब की बार 50%। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, वैशाली, वाल्मीकि नगर, ये तमाम सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के हाथ में पिछली बार कुछ नहीं लगा था, जेडीयू और बीजेपी के हाथ लगी थी। और अब की बार हो सकता है लालू प्रसाद यादव वाली राजद के हाथ में कुछ ना कुछ इन सीटों में से, बिहार में से भी लग जाए। तो जहाँ जहाँ उम्दा प्रदर्शन था वहाँ वोटिंग परसेंटेज 2019 वाला रिपीट करने की कोशिश की, तो भारी गर्मी में भी। बिहार के बाद आपको लेकर चलता हूँ उड़ीसा में। उड़ीसा की कितने सीटों पर चुनाव था? 6 सीटों के ऊपर चुनाव था। डॉक्टर संबित पात्रा जी पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज साहब भी है। तो 6 सीटों के ऊपर चुनाव थे। तो सीट वाइज ब्यौरा ही देख लेते हैं, ओवरऑल को कंपेयर कर कैसे पाएंगे। भुवनेश्वर में पिछली बार 59% मतदान हुआ था, अब की बार 54%। कटक में पिछली बार 70% मतदान हुआ था, अब की बार 54%। ढेंकनाल में पिछली बार 75% हुआ था, अब की बार 60%। काफ़ी फ़र्क है ढेंकनाल में, कहाँ 75% और कहाँ 60%। इसके बाद क्योंझर में पिछली बार मतदान हुआ था 77% और अब की बार मतदान हुआ है 62%। यहाँ पर भी डिफरेंस ज़्यादा है। संबलपुर में पिछली बार 77% मतदान हुआ था, अब की बार 68% मतदान हो रहा है। 7 से 8%, 10%, 12-13% का है। यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ भाजपा वाली सीट बताई जा रही है कि उनके पाले में जा सकती थी, और जहाँ हो सकता है क्षेत्रीय पार्टियों के और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, वहाँ पर वोटिंग का आंकड़ा दोहराया उड़ीसा में भी जा रहा है, उनके नज़दीक लग रहा है। अब उड़ीसा की 6 सीट हो गई। अब आपको लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के ऊपर मतदान था। आपने ध्यान दिया होगा कि फूलपुर में, इलाहाबाद में, आजमगढ़ में, जौनपुर में समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की रैली हो रही थी। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तो अब आंकड़े यहाँ के भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी सीट पर किस तरीके के मतदान हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के ऊपर आज मतदान थे। तो सबसे पहले इलाहाबाद की सीट बता देता हूँ। इलाहाबाद में पिछली बार 51.83 मतदान हुआ था और अब की बार 51.75 दिखा रहा है। इलाहाबाद की रैली में भीड़ उमड़ी थी। फूलपुर में भाषण नहीं हो पाया था। जो भाषण फूलपुर में देना था वहीं भाषण इलाहाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दिया, क्योंकि वहां पर तार टूट गई थी। इलाहाबाद में भी बैरिकेड टूटे थे और वहीं वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार थी वहीं दोहराई जा रही है। इसके बाद आज ये अम्बेडकर नगर की आज बड़ी खबरें आई भाई साहब।
जो लाल सिंह यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी सपा के द्वारा बनाए गए थे, उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की। पिछली बार 61% मतदान हुआ था, अब की बार क्रॉस कर गया इससे 61.54। बताया जा रहा है कि पाला इनका पहले ही भारी था और ये मतदान प्रतिशत दिखाते हैं, बढ़ते हैं तो भाई जो सत्ताधीश हैं उनको उखाड़ फेंकना ही होता है। आजमगढ़ में पिछली बार 57.5% मतदान हुआ था, अब की बार 56%। थोड़ा सा फर्क है, आंकड़े लगभग वही हैं। तो आजमगढ़ तो सपा के नज़दीक पहली लग रही थी। बस्ती में पिछली बार 57% मतदान हुए थे, अब की बार वहीं 57% मतदान वोटर टर्नआउट ऐप में इलेक्शन कमीशन बता रहा है। भदोही से देख लीजिए 53.5% था और अब की बार भी यहीं 53% दिखाया जा रहा है। डोमरियागंज में पिछली बार था 52.26 और अब की बार 52%। रिपीट लगभग इन्हीं सीटों में मतदान प्रतिशत वहीं हो रहा है, क्योंकि अब की बार पूर्वांचल में जितनी भी सीटें थीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर लोग पागल हो रहे थे, उनकी रैलियों में पागलों की तरह आ रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी बहुत ज़्यादा। फूलपुर में भी यही इंसिडेंट है, मछली शहर में भी, लालगंज में भी, प्रतापगढ़ में भी, संत कबीर नगर में भी, श्रावस्ती और सुल्तानपुर में भी लगभग वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार था उसके नज़दीक लगते हुए आंकड़े आ रहे हैं। तो समझ लीजिए, जहां पर नज़दीक लगते हुए आंकड़े या 2019 का वोटिंग परसेंटेज रिपीट हो रहा है, वहां इंडिया गठबंधन सख्त हो रहा है। ये डेफिनेटली पहले भी देखा, दूसरे राज्यों में भी देखा, और उत्तर प्रदेश ने तो बिल्कुल पत्तल ही खोल दी, तस्वीर साफ ही कर दी। अब आ जाइए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भाजपा अब की बार थोड़ी ज़्यादा पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। 3-6-2-8 लोकसभा सीटों के भी आज मतदान था। सीट वाइज ब्यौरा देख लेते हैं। बांकुड़ा 83% मतदान हुआ था, अब की बार 77% हुआ। बिष्णुपुर 87% पिछली बार मतदान हुआ था, अब की बार 81%। घाटाल 83% मतदान हुआ था, अब की बार 80% बताया जा रहा है, यानी कि 3 से 4% का डिफरेंस लगभग इसमें दिखाया जा रहा है। तामलुक में पिछली बार 85% था, अब की बार 80%। पुरुलिया में पिछली बार 82% था, अब की बार 74%। यहाँ पर पुरुलिया में ज़्यादा डिफरेंस है। मेदिनीपुर में 84% था पिछली बार मतदान प्रतिशत, अब की बार 77% है। कांठा में पिछली बार था 86%, अब की बार 75 है। झारग्राम में पिछली बार 86 था और अब की बार 80 है। ये लगभग मतदान प्रतिशत की आंकड़े हैं। वेस्ट बंगाल में कुछ सीटें, 1 या 2 सीटें आज जो हैं इनमें से हो सकता है इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाए। बाकी इंडिया गठबंधन में तो टीएमसी है नहीं, यानी कि टीएमसी के पाले में चला जाए और बाद में अगर गठबंधन के इस तहत सरकार अगर बनाने का मौका मिलता है तो टीएमसी आपको पता ही है जाएगी कहीं, बीजेपी के पास हो जाएंगी नहीं। ये इंडिया गठबंधन के साथ ही आने वाले हैं। पिछली बार सीट शेयरिंग हो रही थी, उसी समय पर इनका हमने देख भी लिया था। बस कुछ हो गया होगा आपस में, ना एडजस्टमेंट हो पाया होगा। लेकिन बढ़त भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में बताई जा रही है, लेकिन उतना भी नहीं है कि छप्पर फाड़ देगा। लगभग थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। टीएमसी अपनी पोजीशन रिटेन करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो 40 सीटें पिछली बार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उनमें से आधी लगभग आधी जाने वाली है इसी चरण में। सपा की 1 सीट आई थी, तो सपा तो भाई साहब पूर्वांचल में आज मैंने आंकड़े दिखा दिए, रिपीट कर रहा है वोटिंग परसेंटेज को। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की 1 सीट भी नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली से पूरी कोशिश करेगी कुछ ना कुछ सीटें निकालने की, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ले रही है, कुछ ना कुछ कोशिश करेगी। इंडिया गठबंधन इनका बिहार में है, वहाँ से लेने की, झारखंड से चटकाने की, उड़ीसा में तो नवीन पटनायक बाबू हैं, कुछ दिल्ली से चटकाने की कोशिश करेगी। तो डेफिनेटली सीटें बढ़ने वाली है, भाजपा ही घटने वाली है। ये तो छठा चरण था। 7वें चरण में पंजाब भी तो है और वहाँ तो भारी विरोध किसानों का है। आम आदमी पार्टी वहाँ तो बहुत रेलेगी भाई साहब। प्रधानमंत्री मोदी जी का दिमाग खराब हो रहा है, मुजरा करके आजकल भाषण दे रहे हैं। टोटी वाला बयान दिया था, बैंक खाता खाली कर देंगे, पैसे निकलवा लेंगे। उस समय पर हमने सोचा था कि निम्नतम स्तर होगा, लेकिन आज इस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, उनकी जुबान से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए, इस व्यक्ति का इलाज करवाना चाहिए भाई। वोट किस लिए मंगवा रहे हो, कैंपेन किस लिए करवा रहे हो? इसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है भाई। बिहार में आज रैली कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये अपने वोट बैंक के लिए चाहे मुजरा करने लग जाए, हम रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं होने देंगे।
बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी शुरू कर दो। इसलिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए अब मुजरा शब्द पर आ गए। उसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से आधी आबादी को वो शब्द बदनाम करता है, उसकी भी इनको परवाह नहीं है। लग रहा है कि गुंडों और मवालियों की एक तरीके से सरकार चल रही है और ऐसे लोग इसमें कूट कूट कर भरे हैं। ऊंचे पदों के ऊपर भी इसी तरह की लफ्ज़ बाणी का इस्तेमाल करते हैं। कभी पूर्व प्रधानमंत्री और भी रहे, उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। निम्नतम स्तर हर दिन गिरते हुए जा रहे हैं। इनका इलाज कराओ भाई भाजपाइयों, किस लिए वोट मंगवा रहे हो। 7वां चरण तो अभी आने में समय बाकी है, तब तक तो पता नहीं क्या क्या बकने लगेंगे। क्यों बेइज्जती करवा रहे इस प्रधानमंत्री पद की। गरिमा होती है इसकी, शर्म आती है। जो इनके वोटर्स ने हैं उनको भी। आप बताइए इतना संतुलन क्यों खो रहे हैं मोदी जी, क्या होने वाला है आखिरकार।